कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीं। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीं, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। नमस्कार, न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। फिर आतंकियों ने साजिश की, फिर कायरता का किया मुजाहिरा, फिर बनाया निशाना बेगुनाहों को। रोजगार की तलाश और कश्मीर की आवाम की खिदमत में लगे 2 माइग्रेंट मजदूरों को मारकर न जाने आतंकियों ने कौन सी बहादुरी दिखाई है। निर्दोषों की जान लेकर बच्चों को यतीम और घरों को बेसहारा छोड़कर कायरता की हदें पार कर दी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ये टारगेट किलिंग कब तक जारी रहेगी और ये कब थमेगी। तो जो ताज़ा मामला है शोपियां का, मारे गए 2 मजदूरों में राम सागर और मनीष कुमार थे। दोनों उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया है हालांकि ग्रेनेड फेंकने के कुछ घंटों बाद ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बात सामने आ रही है कि ये हाइब्रिड मिलिटेंट्स हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर हर 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने या 2 हफ्ते के बाद इस तरह की खबरें बार बार आ रही हैं और बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कब तक। हमारे साथ आज 4 खास मेहमान हैं, हम उनका परिचय कराते हैं। ये सवाल उनके सामने भी रखेंगे कि क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो ये हालात हैं क्या ये तब्दील होंगे। हमारे साथ हैं राजकुमार अत्री। मैं आपको बताऊं कि ये हस्बैंड हैं रजनी बाला के। आपको याद होगा शहीद रजनी बाला जिन्हें हम कहते हैं। और रजनी बाला वो जो मई के महीने में जो वहाँ पर एक वारदात हुई थी और एक स्कूल टीचर रजनी बाला जब वो अपने स्कूल कैंपस में ही थी तो वर्क प्लेस के बाहर ही उन्हें जो है निशाना बनाया गया था। तो उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे खास तौर से। आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर एसपी वैद भी हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और हम आशा करते हैं कि 2 और ख़ास मेहमान हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे, जिनमें एक फारूक रेंजू हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मोहित भान जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर पीडीपी के। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूँ डॉक्टर एसपी वैद साहब, और मेरा पहला सवाल यही है कि आज जो इसका हमने शीर्षक रखा है कि आखिर ये टारगेट किलिंग कब रुकेगी, ये सवाल आपसे मैं दर्शकों की तरफ से करना चाहता हूं। आप इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इसको अल्टीमेटली हमें रोकना ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और लेकिन इसके लिए काफी मेहनत की जरूरत है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। जब ऑपरेशन ऑल आउट और 317 हटने के बाद पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने रियलाइज किया कि उनके बहुत सारे कार्डर मारे जा रहे हैं, लगभग 1000 से ज्यादा है, और उनके हथियार भी चले जा रहे हैं। तो उन्होंने ये हाइब्रिड टेररिज्म जो टारगेटेड किलिंग करने वाली रणनीति है ये उन्होंने लाई अमल में, और उसके तहत ये सारी सिविलियन टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ पिछले साल सितंबर अक्टूबर के बाद। अब लगभग 1 साल होने को आया है और एक नया चैलेंज पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है। बहुत सारों को न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी बहुत सारे शोबों में काम करने की जरूरत है। आफ्टर ऑल ये जो ग्रेनेड फेंके जाते हैं या पिस्टल इस्तेमाल होती है, ये जम्मू कश्मीर में तो बनते नहीं, बाहर से आते हैं। चाहे वो ड्रोन से आते हैं, चाहे वो टनलों से आते हैं, चाहे वो बॉर्डर से आते हैं। उनको टाइटन करना बहुत जरूरी है। आप देखिए जो बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं वो रेडिकलाइज्ड बच्चे हैं, उनको
किस तरह से रेडिकलाइज किया जाता है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन किया जाता है या मदरसों में किया जाता है, जी। वो पहलू भी देखने की जरूरत है। और बेसिक पुलिसिंग को इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हादसे के बाद इनको पकड़ा, क्या हमको इसकी खबर पहले नहीं लग सकती थी? क्या हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम सफिशिएंटली क्या सक्षम है कि हम इनको पहले पकड़ सकें? और जिस एरिया में ये ऑपरेट करते हैं, ऐसे लड़के होते हैं, उसकी इतला वहाँ के कंसर्न जो एसएचओ हैं, कमांडिंग अफसर हैं, जो वहाँ के डीएसपी हैं, एसपी हैं, उनको पता लगना चाहिए। अगर बेसिक पुलिसिंग की जाए और उन पर शिकंजा कसना चाहिए, चाहे जनरल फ्रिस्किंग की जाए, चाहे कार्डन एंड सर्च भी करना पड़े जिस एरिया में सस्पेक्टेड मूवमेंट हो, तो ये चीजें हमें करना, क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा कि इसमें लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न है, इसमें ना उनका टेररिस्ट मरता है, ना उनका हथियार जाता है, और ये आकार मचा देता है पूरे कश्मीर वैली में, जो आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से। तो इस रणनीति को फेस करने के लिए हमने 90 में भी इसको मुकाबला किया था, आज भी किया जा सकता है अगर सूझबूझ से काम लिया जाए और फंडामेंटल बेसिक ग्राउंड लेवल की पुलिसिंग की जाए। ठीक है, मैं एक बार दूसरे सवाल के साथ फिर आपके पास आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहे। और इस वक्त हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। राजकुमार अत्री साहब हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वो मौजूद हैं हमारे साथ, और ये जो शहीद हुई थी रजनी बाला, उनके पति हैं। राजकुमार अत्री साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं, और मेरा सवाल आपसे ये है कि जब रजनी के साथ ऐसा ये हादसा पेश आया था, वो दुनिया में नहीं रही, उसके बाद फिर आपने देखा कि कई ऐसे मामले सामने आ गए उसी नहज पे, उसी पैटर्न के। तो जब कभी आप ऐसी खबर सुनते हैं तो आपके मन में क्या सवाल उठते हैं? देखो सर, जी बोलिए। बहुत बुरा लगता है जब बहुत बुरा लगता है। ये वही जान सकता है जिसके साथ ये हादसा हुआ होता है, वो चीज को बेहतर जानता है कि दिलों में है जो पीछे रह बचे। जी, ये वही जान सकता है जिसके साथ ये हादसा हुआ होता है। उसकी सारी दुनिया लुट जाती है। जी, वो एक इंसान नहीं मरता है, उसके साथ पूरी फैमिली, उसके जो करीबी लोग होते हैं वो सारे मर जाते हैं। खास तौर पे उसकी अपनी फैमिली वो मर जाती है। तो ये एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है। तो मैं चाहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हो सकता है ये आप सही बोल रहे हैं कि ये जब उन पे नकेल कसी हुई है मिलिटेंट्स पे, अब उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं रहा है, इसलिए वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। लेकिन किलिंग तो हो रही है, जिसकी किलिंग हो जाती है उसका सब कुछ लुट जाता है ना। फिर सरकार उनके साथ खड़ी भी नहीं होती है। जो मर जाता है ना, उसकी फैमिली के साथ सरकार खड़ी नहीं होती है। और मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, जो मर गया वो तो चला गया इस दुनिया से, जो अभी जिंदा है उनका ख्याल किया जाए, उनके बारे में सोचा जाए। वो लोग जो वहां, जैसे जम्मू के लोग हैं, डोगरा लोग हैं जम्मू के, जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित भी भाई कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो की जान को खतरा है। मगर सरकार उनको कह रही है, वो उनकी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बना रही है, उनको जबरदस्ती कह रही है कि आप वहां जाओ और काम करो, जबकि उनको मौत दिखाई दे रही है, सरकार को भी दिखाई दे रही है। सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं कि वो हर एक इंडिविजुअल को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, ये मानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको जबरदस्ती धकेल रही है वहां कि आप जाओ और गोली खाओ। जी, तो ये मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि जो बचे हुए हैं, जो अभी मरे नहीं हैं, उनके बारे में सोचा जाए, उनके बारे में ध्यान दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। एक सवाल आपके पास राजकुमार अत्री जी और लेकर आऊंगा, चूंकि जैसा आपने कहा कि जिनके घरों से लाशें निकलती हैं, कल भी हम एक दिन इसी मौजू पर बात कर रहे थे, तो हमारे साथ भट्ट जी थे, तो उन्होंने बताया कि चूंकि उनके संबंधी थे वो
पूरन कृष्ण जो है भट्ट, तो उनका कहना था कि भाई इसकी पीड़ा वही समझ सकता है, ऐसे घरों से लाश निकलती है, बाकी लोग तो बातें करते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने वाला है। राजकुमार जी, आपको क्या लगता है कि क्या किया जा सकता है? एक तरफ तो ये तमाम एजेंसियां हैं, अभी डॉक्टर एसपी वैद साहब ने कहा कि क्या ये मुमकिन नहीं था कि हमें पहले पता चल जाता कि ऐसी कुछ गतिविधि होने वाली है। हम हर बार कोई एक्शन हो जाता है, उसके बाद हम गिरफ्तार कर लेते हैं। वैद साहब कह रहे हैं कि ये पहले भी पता चल सकता था, हमें और अपनी इंटेलिजेंस को और पुख्ता करना होगा। राजकुमार अत्री साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थितियां क्यों बनी हुई हैं, गड़बड़ी कहां पर है? जी, ये मैं इत्तेफाक रखता हूँ वैद साहब की बात से कि ये पहले भी पता चल सकता था अगर हमारी इंटेलिजेंसी जो है वो काम करती, अपना अच्छे तरीके से अगर काम करती तो ये हादसे रुक सकते थे हम्म। अगर वो अलर्ट होती पहले से। बाद में उनको पकड़ के मार देना मैं समझता हूँ वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, अगर पहले ही पता चला होता। आपने पूछा कि ये क्यों हो रहा है। हम्म। देखो, हमें ये 370 टूटने के बाद ही ऐसे हादसे हो रहे हैं, हम्म। एक चीज। और दूसरी, पहले भी हम वहाँ 15 साल हो गया, ये जो हम्म। जम्मू के लोग या कश्मीरी जो हमारे भाई कश्मीरी पंडित वहाँ काम करते हुए ऐसे हादसे नहीं होते थे। हम्म। पत्थरबाजी भी बहुत होती थी, मिलिटेंसी भी बहुत होती थी, कार्डून होते थे, मान लो इनकाउंटर होते थे, जहां हम काम करते थे उसी पास वाली बिल्डिंग के साथ इनकाउंटर होते थे। हमें कभी डर नहीं लगा, हम निकल जाया करते थे जी। अपनी ड्यूटी के लिए। लेकिन ये हो सकता है, ये बिल्कुल सरकार ये ठीक कह रहे हैं बैद साहब की अब उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं रहा है, इसलिए वो टारगेट किलिंग, एक आसान किलिंग होती है, वो ये मेथड जो है वो ये यूज कर रहे हैं, ये लोगों हम्म। को मारने के लिए, टेरराइज करने के लिए। ये बहुत बड़ी लेकिन आपने बात किलिंग कह तो दी हो है कि रही आप है पहले जो काम करते थे, आसपास कहीं मुठभेड़ हो रही होती थी, आपको उस तरह का खौफ नहीं होता था जो अब होता है। वैसे अब मैं आपके पास आऊंगा, जरा मोहित भान से एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन। मोहित भान जी, आपका बहुत स्वागत है। सवाल आज हम इस बात पर कर रहे हैं कि एक के बाद एक फिर खबरें आने लगी। अभी पूरन कृष्ण भट्ट जी की खबर आई, फिर दो जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उन्हें मार दिया गया, और उसके पहले तो बहुत सारे लिस्ट हैं, राहुल हैं और बहुत सारे नाम इसमें हम और जोड़ सकते हैं, रजनी बाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कब तक होता रहेगा, ये टारगेट किलिंग कब रुकेगी? आप शायद म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट कर लें खुद को, मोहित जी। जी, मैं कह रहा हूँ, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है, बोलें। तो जी देखिए, पहले तो जितने भी कड़े शब्दों में हम इसकी मजम्मत कर सके, निंदा कर सकते हैं, हम इसकी करते हैं कि क्योंकि सिविल सोसाइटी के अंदर ऐसी दुर्घटनाओं का, ऐसी निर्मम हत्याओं की कोई भी जगह किसी भी सिविल सोसाइटी में, किसी भी मजहब में, किसी भी सोसाइटी में इसकी कोई जगह नहीं। तो वो चाहे कोई भी इंसान किसी भी सोच का पक्ष रखता हो, आप किसी का कत्ल कर दें ऐसी 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 हालात के अंदर, ये तो किसी सिविल सोसाइटी का बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली बात तो हमें, दूसरी बात खत्म कैसे होगी। हमने जो पिछले, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि 2010 में जब प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के अंदर कश्मीरी पंडित वापस जम्मू कश्मीर में उन्होंने रुख किया और मानिए कि एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको टेस्ट किया गया कि हम कहां तक इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। तो इस पूरे जो माहौल को है, जो पूरे जम्मू कश्मीर वादी का जो खासकर माहौल था, इसको साजगार बनाने की कोशिश की, जिसमें दिल्ली की मरकजी सरकार, यहाँ की जो स्टेट की सरकार थी, यहाँ की जो सिक्योरिटी के इदारे थे, और जो बाकी लोग यहाँ पे पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी थी, इन सबको ऑन बोर्ड लेकर एक कंड्यूसिव माहौल बनाया गया, ताकि हमने देखा 10 साल के अंदर कभी भी कोई ऐसा हादसा जो है जहां पे हमने बुरहान वानी के दौर की एक एजिटेशन बड़ी बुरी देखी, हमने 2010 में एक बड़ी मैसिव एजिटेशन देखी, लेकिन किसी कश्मीरी पंडित या जो नॉन लोकल लेबर्स है इनको टारगेट कभी भी बनाया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं जी पॉलिटिकल अप्रोच है जो स्टेट को चला। जी मोहित जी, आपकी आवाज क्रैक हो रही है,
हम फिर आपके पास आएंगे। डॉक्टर एसपी वैद साहब, सवाल इसको लेकर है कि पहले, माफ कीजिएगा, ये वाकयात जो इधर हाल में साल भर में ज्यादा हो रहे हैं। आप 2019 के बाद देखिए, ये तो तादाद बढ़ती जा रही है ना, ये खाली नॉन लोकल। वैसा मेरा सवाल यह है कि क्या आप भी ये देख रहे हैं कि हालिया महीनों में या एक साल में, आपने खुद ही बताया कि इधर एक साल में इस तरह के इंसिडेंट ज्यादा हो रहे हैं, अगर पहले नहीं थे और अब हो रहे हैं तो इसको कैसे एनालाइज किया जाए? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये रणनीति बदली है वहाँ के जो एस्टैब्लिशमेंट है पार की, और हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल सितंबर में ये मीटिंग हुई है मुजफ्फराबाद में, आईएसआई चीफ ने सबके साथ की है, और उसके बाद उन्होंने ये रणनीति बनाई कि इससे हमारे लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न वाला ही स्ट्रेटेजी है, जिसमें हमारे ना टेररिस्ट मरेंगे ना उनके हथियार जाएंगे, और इससे हाहाकार बहुत मचेगी। तो इसीलिए तब से ये टारगेट किलिंग हो रही है, और इस वो लेबर को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का डेवलपमेंट पुश है उसको डीरेल किया जाए, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि एक उसमें खौफ पैदा किया जाए कि वो कश्मीर में आउटसाइडर कोई आने की हिम्मत ना करे, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, पंचायत के मेंबर हैं, उनको इसलिए टारगेट किया जाता है कि ताकि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है जो पाकिस्तान को पसंद नहीं है, वो कश्मीर में अपनी जड़ें ना बनाए और डेवलपमेंट का प्रोसेस पिकअप ना हो, डेवलपमेंट के फंड्स पंचायत में ना इस्तेमाल हो, और JNK पुलिस के लोगों को इसलिए टारगेट किया जाता है ताकि वो एंटी टेरर ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट ना करे। तो बड़ी क्लियर स्ट्रेटेजी है, इसीलिए टारगेट किलिंग्स की जा रही। लेकिन वैसा आप जितनी तफसील में ये बातें बता रहे हैं कि ये उनका मोटो है, ये उनके ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारी तरफ से उसकी कोई जवाबी और पुख्ता स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए या नहीं है? अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि एनकाउंटर हुआ और एक बड़ा हादसा या बड़ा कोई खतरा हो सकता था, उसे टाल दिया गया, लेकिन इन सब के बाद भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मोहित जी जुड़ चुके हैं, वो एक सवाल करना चाह रहे हैं। शायद मैं मोहित जी के पास छोटा सा, मोहित जी आप जुड़ चुके हैं, बताएं कुछ कहना चाह रहे हैं आप। हाँ, मैं ये बता रहा था कि देखिए, वैद साहब ने तो बड़े तफसीलन इस चीज को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम क्या है जी। ये प्रॉब्लम हम भी समझते हैं, पिछले 30 साल से हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और ये चीजें क्यों हो रही है वो हम बखूबी समझते हैं, लेकिन इसको अकाउंटेबिलिटी इसकी किस पे फिक्स की जाए? इसकी अकाउंटेबिलिटी तो हमें लॉ एंड ऑर्डर चलाने वाली जो इंतजामिया इस टाइम है, जो मौजूदा सरकार है, इसकी अकाउंटेबिलिटी तो उसके ऊपर जी। फिर आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है, लेकिन सवाल मुझे मिल गया है और मुझे लगता है कि डॉक्टर एसपी वैद साहब ने भी सवाल सुन लिया है। जी वैद साहब, देखिए, ये जो बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की, मैं उसमें बिल्कुल सहमत हूँ। जो वहाँ का अगर इलाके का जो SHO है या कमांडिंग अफसर है या डिस्ट्रिक्ट SP है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या और भी ऊपर के अधिकारी हैं, उनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि आपके इलाके में ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए, और उसके लिए जो भी कदम उठाने वो उठाने हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो लॉन्च किया है ये कोवर्ट एक्ट ऑफ वॉर है, और उसको हमें उसी स्तर पे डील करना है, और उसके लिए सिर्फ 370 उठा देना इज नॉट, उसके बाद वो एक शुरुआत है, बहुत सारे कदम लेने की जरूरत है, और सरकार की नीयत पे शक नहीं किया, बहुत सारे कदम सरकार ने लिए, बहुत सारे इकोसिस्टम को तोड़ने की कोशिश की, बहुत सारे केसेस रिवाइव किए, जो टेररिस्ट के खिलाफ, यासीन मलिक के खिलाफ इतने सालों से रुबैया सैयद का केस नहीं चल रहा था, उसको चलाया। आज देखिए हालत हुर्रियत की, उसका दफ्तर लोगों ने हटा दिया, जो सारी एजिटेशन और पथराव और टेररिज्म पाकिस्तान के बिहाफ पे चलाता था। भट्ट साहब का कोई लेना देना नहीं है उससे, नॉन लोकल लेबरर्स का कोई लेना देना नहीं है। आप रुबैया सईद के केस को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, इसको डिबेट को गुमराह करने के लिए। सर देखिए, वो केस तो अपनी जगह चल रहा है। मोहित जी मैं चाहूंगा आप अपनी बारी का इंतजार करें। मोहित जी अपनी बारी का इंतजार करें। आप
नहीं, एक मिनट मैं आपके पास फिर आऊंगा। ऐसे बात होने से क्या है, किसी की भी बात हमारे दर्शकों तक साफ तौर पे पहुंच नहीं पाएगी। आपने जो क्वेश्चन रेज किया था उसका जवाब वैद साहब ने दिया है। मैं फिर आपके पास आऊंगा, आप अपना सवाल रखिएगा। वैद साहब आप अपनी बात पूरी कर लें। तो मैं बात कर रहा था, जैसे मेरे साथी बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की, मैं कह रहा था जो जो इलाके के ऑफिसर है उन पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि ये जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो, ये नहीं कि आज राहुल भट्ट मारा गया, कल दूसरा मारा गया, और एक शोपियां जैसे और कुलगाम के इलाके में 10 फैमिली कश्मीरी पंडित की रहती, वहां 2-8 की गार्ड लगा दी, उससे वो नहीं बचेंगे। उनको खेतों में जाना है, उनको आर्चर्ड में अपनी फसल निकालने जाना है, उन्हें अपने काम पे जाना है, बाजार जाना है, उसके उनके सुरक्षा के क्या इंतजाम है, ये सारे रिव्यू करने की जरूरत है। तो आपने जैसे इनकी बात को एंडोर्स किया है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी फीस क्या जाना जरूरी है। राजकुमार अत्री साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन एक सवाल ले लेता हूं फिर मोहित भान साहब से। मोहित भान जी, आप जो बता रहे हैं और जो वैद साहब बता रहे हैं बहुत हद तक इत्तेफाक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पास क्या रीजन है ये बताने को कि इस तरह के मामलात लगातार सामने आ रहे हैं, तो क्यों? देखिए, मैंने बताया, देखिए वैद साहब ने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की, बहुत अच्छी बात की, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और ये चीजें ऐसे रुकेंगी नहीं जब तक आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, सरकार को ये खाली SHO या SP साहिबान तक नहीं, बिल्कुल, बट द हाईएस्ट पर्सन सिटिंग इन द चेयर हैज टू बी पुट अकाउंटेबल टू दिस। उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि हम जब जब पुलिस अपना एक्शन ले रही है, काम कर रही है, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, बट बाय जी ठीक है जी, क्या हम आतंकवादी को जब हम मार देते हैं इससे आतंकवाद खत्म हो रहा है? अगर वो नहीं हो रहा है तो हमारी काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर पिछले 20 साल के अंदर ये कश्मीरी पंडित टारगेट नहीं बन रहे थे, 12 साल पिछले 2010 से लेके अभी तक अगर ये टारगेट नहीं बन रहे थे, तो ये अचानक टारगेट बन रहे हैं, तो इसमें क्या हमारे को अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करने की जरूरत नहीं है? क्या हमारे को एक डिस्कशन डायलॉग जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है, ये वो बात है जो अक्सर आपके पार्टी की तरफ से सामने आती है और भी दूसरी पार्टियों की तरफ से सामने आती है कि डायलॉग, कुछ हद तक इस बात को राजकुमार अत्री जी ने भी कहा है। डॉक्टर SP वैद साहब, चूंकि आपकी आवाज भी क्रैक हो रही है मोहित जी, इसलिए मैं आपको सवाल लेकर उनके पास जा रहा हूं। SP वैद साहब, क्या इसमें इसकी कोई गुंजाइश बनती है, या फिर ये बात, इसका कोई अब मतलब नहीं रह गया कि डायलॉग, किससे डायलॉग हो और क्यों ना हो? जी, ऐसा है, पाकिस्तान से डायलॉग का तो कोई मतलब नहीं बनता है। जो आपके गर्दन में हथियार लगा के ये सारा कुछ कर रहा है, जिसने एक किस्म की कोविड वॉर स्टार्ट की है, उससे डायलॉग का कोई मतलब नहीं बनता। मैं उसमें बिल्कुल एग्री नहीं करता। वो ब्लैकमेल आपको कर रहा है। हाँ, अपने लोगों से बात जरूर करनी चाहिए और ये सारे रीजन देखने चाहिए कि हमारे बच्चे गुमराह क्यों हो रहे हैं, रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं, हथियार क्यों उठा रहे हैं, इनोसेंट लोगों को क्यों मार रहे हैं, टेररिज्म क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके क्या फैक्टर हैं और उनको कैसे रिमूव किया जाए, उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं। और अपने लोगों से बातचीत, हर पार्टी से, हर शोबे से, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सब लोगों से बात, ये हमारे अपने आदमी, इनसे बात करना कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल, ये बात होनी चाहिए। और अमित शाह जी ने भी अभी जब दौरा किया था कश्मीर का, तो उन्होंने कहा था कि हम बात अपने लोगों से करेंगे, हम दूसरों से या उस पार वालों से बात नहीं करेंगे। राजकुमार अत्री साहब, मैं फिर आपके पास ही आ रहा हूं, चूंकि बार बार वही बात है कि राजकुमार अत्री साहब के बारे में अपने दर्शकों को फिर से बता दूं कि ये रजनी बाला जो टीचर थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें आतंकियों की नापाक अज़ाइम का निशाना बनाया गया था, उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार अत्री साहब। अत्री साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या वो दिन करीब है जब ये सारे मामले खत्म हो जाएंगे? कि हाँ, हो सकता है। पहले भी तो ऐसा हुआ, उसके बाद नॉर्मलसी आई थी। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे ये हो क्यों रहा है,
ये शायद लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी है। 1970 के बाद इनसिक्योरिटी लोगों के दिमाग के अंदर बैठ गई है कि बाहर के लोग यहाँ आ जाएंगे या हमारी जमीनें ले लेंगे, ऐसा वैसा कुछ। इसलिए वो उनके अंदर टेरर फैलाना चाहते हैं ताकि वो वहां से भाग जाए। है ना। सोल्यूशन इसका ये है कि जो गवर्नमेंट जो है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको चाहिए कि लोगों से बात की जाए। जहाँ जो मेन स्ट्रीम पार्टीज रही हैं, जिन्होंने बहुत देर तक हुकूमत की है, यहाँ उनको इस चीज का एक्सपीरियंस है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, लोगों से बात की जाए, लोगों को ये चीज बिलीव करवाई जाए कि आपका जो हक है वो कोई बाहर वाला नहीं लेगा जी। बाहर के लोग नहीं है। कुछ ऐसे रूल्स या कानून अमेंडमेंट जो है वो की जाए ताकि ये इंश्योर किया जाए कि जो चलिए, बहुत अहम बात आपने कही है। मुझे लगता है कि इसी बात को सब लोग कह रहे हैं कि बात अपने लोगों से कम जरूर हो, और अपने लोगों में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं किसी तरह का कोई एक शुबा है, तो बातचीत से उस शुबा को दूर किया जाए ताकि वो इस तरह के रास्ते पर जाने से या गुमराही के रास्ते पर जाने से बच सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों के इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए।